बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल के हवाले से हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो से मालूम हो गया होगा कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने दो तरह के रिएक्शंस के नाम पढ़े थे, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम रैंडमली हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फिशन के जो रिएक्शंस हैं ये नेचुरली सन्स और स्टार्स वगैरह में मोस्टली अकर होते हैं। और जो आपको पता है सन का टेम्परेचर जो है वो 1,50,00,000 के करीब डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में असल में होता क्या है कि आपके पास दो लाइट न्यूक्लियाई, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आपके पास सपोज कर लेते हैं ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है, इनको आपस में मिलाया जाए तो हीलियम के मॉलिक्यूल आपके पास प्रोड्यूस होता है, जिनको अल्फ़ा पार्टिकल्स कह सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर। और हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी इन दोनों को आपस में मिलाने से वो हमारे पास रिलीज़ होती है 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ जाएँ, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन, आइंस्टाइन लॉ है कि E = mc²। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपके पास जब हम दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में मिलाएंगे एक लार्ज न्यूक्लियाई या सिंगल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है। तो जितना मैस आप आपस में लेकर इन दोनों को बना रहे हो, एग्जैक्टली टोटल का टोटल मैस जो है वो नहीं बन पाता। वो मैस अब कहाँ पे जाता है? अगर वो कम होता है तो वो मैस कहाँ पे जाता है? तो वो मैस ही होता है, वो मैस इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक जो मैस कम हुआ है इन दोनों का इक्वल नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और वो एनर्जी जो नोट डाउन की जाती है वो एक हीलियम मॉलिक्यूल के लिए 21.6 एनर्जी जो है वो नोट की जाती है। आइए, मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अपने वर्किंग की तरफ। कि इसमें आपके पास टू लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाएंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी। याद रखिएगा यहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। कहा जाता है कि 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और मोस्टली जो है 106 केल्विन आपके पास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। याद रखिएगा जैसे फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन के तरह यहाँ पर कोई चेन रिएक्शन नहीं होता, नो चेन रिएक्शन नहीं होता। और इसी तरह ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली किस तरह से होता है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस नहीं हो पाती। इसमें जो प्रोड्यूस होती है वो हीलियम के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं और एनर्जी होती है। नो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, कोई कैटास्ट्रॉफिक कोई धमाका वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स वगैरह ये रेडियोएक्टिव वेस्ट नहीं पैदा होता, बल्कि बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं। हीलियम के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर वो पीछे बच भी जाते हैं तो वो इन्वायरमेंटली कोई नुकसानदेह नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है उसका। कंट्रोलेबल रिएक्शन होता है कि आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने फ्यूल को क्या कर दें, स्टॉप कर दें या कट ऑफ कर दें उसकी सप्लाई को। और जब हम फ्यूल लेते हैं वो लाजमी बात है वो होता ही कम है, इस वजह से इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हाई एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फिशन की एनर्जी से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जो हमारे पास पॉसिबल रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास लेस रेयर होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल आपके पास कम नायाब होते हैं बनिस्बतन फिशन रिएक्शन के, यानी कि ये आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉम्ब की जो एनर्जी होती है ये ज़्यादा पावरफुल था, 450 टाइम्स दैन द एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब जो नागासाकी पर गिराया गया वो कहता है वो कम हमारे पास ताकतवर होता है हाइड्रोजन बॉम्ब से। कितने टाइम्स में? 450 टाइम्स में हमारे पास आता है। ये मैंने एक डायग्राम से बनाई है, वर्किंग डायग्राम। इसको अगर हम देखेंगे तो हमें आसानी के साथ इसका वर्किंग और प्रिंसिपल न्यूक्लियर पावर प्लांट का समझ में आ जाएगा। आइए हम इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के नाम पढ़ते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। फ्यूल है, फ्यूल के तौर पर हम ट्रिटियम को यूज़ कर सकते हैं, हम ड्यूट्रियम को यूज़ कर सकते हैं। हम मोस्टली जो आजकल यूज़ किया जाता है वो लिथियम ड्यूट्राइड को यूज़ कर सकते हैं, हैवी हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, लिक्विफाइड ड्यूट्रियम को हम यूज़ कर सकते हैं। ये फ्यूल के तौर पर जब हम इनमें से कोई एक भी या दो लेकर हम इसको आपस में कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास वो फ्यूजन का रिएक्शन हो जाएगा। लिथियम ब्लैंकेट, लिथियम ब्लैंकेट क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ये देखिएगा मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये आपके पास प्लाज्मा यहाँ पर होगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन इस ब्लैंकेट में होने वाला है। ये जो ब्लैंकेट होती है इसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है, उसको हम लिथियम ब्लैंकेट का नाम देते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके नतीजे में न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं, वो न्यूट्रॉन को लिथियम ब्लैंकेट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करता है तो ये हीटअप हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है।
तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास मॉडरेटर मौजूद होता है। मॉडरेटर क्या होते हैं हमारे पास? मॉडरेटर कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो लिथियम ब्लैकेंड जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट अप हो जाता है। हीट अप से वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। वाटर में जब ट्रांसफ़र होती है तो वो हीट, वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास ये यहाँ पर मैंने देखे एक एरो बनाया होगा कि वो स्टीम हमारे पास यहाँ पर मूव करती हुई हॉट फ्लूइड की फॉर्म में हमारे पास आगे हीट एक्सचेंजर की तरफ जाती है। हॉट फ्लूइड हो सकता है या वाटर हो सकता है, वो हमारे पास आगे हीट, जो हॉट फ्लूइड है और स्टीम है वो इस हीट एक्सचेंजर की तरफ जाएगी। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर जो है वो उस वाटर को और स्टीम को आगे स्टीम में कन्वर्ट करके मज़ीद किधर ले जाएगा? स्टीम जनरेटर की तरफ ले जाएगा, स्टीम टरबाइन की तरफ ले जाएगा। स्टीम टरबाइन में शाफ्ट मौजूद होती है। जब स्टीम उसके ऊपर फॉल करेगी तो वो शाफ्ट हमारे पास क्या जी रन करने लग जाती है। जब टरबाइन चलती है और उसके साथ जनरेटर चलना शुरू हो जाते हैं और हमें आउटपुट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो हासिल हो जाती है। तो ये वही है कि हमारे पास मॉडरेटर में वाटर आ जाएगा, टरबाइन हमारे पास स्टीम काइंड की टरबाइन होगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और कंडेंसर भी हमारे पास यूज़ किया जाता है कि आपके पास जो हॉट फ्लूइड है उसको हम कंडेंसर से गुजारते हैं। वो स्टीम को क्या करता है या हॉट वाटर को क्या करता है? लिक्विफाई कर देता है, लिक्विड में चेंज करता है। और वो जो हमारे पास वाटर होता है कूलिंग टावर से गुजरते हुए वो स्टीम और वाटर को क्या करते हैं? उसको लिक्विफाई करके उसको कूल वाटर में चेंज करते हैं। वो कूल फ्लूइड फिर दोबारा से रिसाइकल होकर प्लाज्मा के इर्द गिर्द यूज़ किया जाता है और इस तरह से हम उसको रिसाइकल करके हम उसके पूरे रिएक्शन को चलाते हैं। यहाँ मैंने कुछ हिस्ट्री बयान की है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो फर्स्ट आपके पास पावर प्लांट ये फर्स्ट प्रोसेस किए गए वो कैसे? फर्स्ट टाइम जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज़ करते हुए वो 20 दिसंबर 1951 में यूएसए में यूज़ की गई। ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला जो जनरेट किया गया वो यूएसएसआर में किया गया 1954 में 26 जून को। और कमर्शियल जो फर्स्ट पावर प्लांट या पावर स्टेशन यूज़ किया गया इंग्लैंड में वो 17 अक्टूबर 1956 में किया गया। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उन तक भी वीडियो पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।